सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। टीवाई बीकॉम में एक नया सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस लॉ 1। बिजनेस लॉज के अंदर हम कुछ इस टाइप के लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बिजनेस के लिए यूज़ करने हैं। मतलब कि कोई बिजनेस एंटिटी के अंदर ये रूल्स जो है, ये लॉ के, वो कहीं ना कहीं हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ लॉज इम्पोर्टेंट जो है वो हम इस सब्जेक्ट के अंदर उसके बारे में, उसकी कुछ प्रोविजंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 के बारे में। इससे पहले ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ लॉ एंड मर्केंटाइल लॉ। लॉ जो है वो किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ और उसका मीनिंग क्या है, और मर्केंटाइल लॉ क्या है। मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस लॉज ही बोलते हैं हम, जो ज़्यादातर जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको कुछ अलग अलग ट्रांजेक्शन के हिसाब से या कुछ ना कुछ बिजनेस के लिए यूज़ करने होते हैं। फिर देखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस लॉ का है हमारा फर्स्ट लेक्चर। पहले देखते हैं हम ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ लॉ। इन ओल्डन टाइम्स लॉ ऑफ फॉरेस्ट was prevailing in human society. As bigger fish slows the smaller one and bigger creature eat the small creature. In the same way, in human society, stronger section dominates the weaker one. मतलब कि पहले के समय में जंगल राज चलता था। वो कैसा था? तो वहां पे ये था, जैसे कि हमें बताया, एज बिगर फिश swallows द स्मॉलर वन। जो ज़्यादा ताकतवर था उसका राज चलता है। वो जो छोटे लोग होते हैं, जो उसका वो शिकार करते हैं, उसको हम जंगल राज बोलते हैं। तो उसको कंपैरिजन करके हम यहाँ समझाने की कोशिश की है। सेम वही जो था वो ह्यूमन सोसाइटी में भी चलता था। मतलब बड़े एंटरप्राइज जो थे, बड़े बिजनेसेस जो थे, वो छोटे बिजनेसेस को मतलब आगे आने नहीं देते थे या उसको प्रोग्रेस नहीं करने देते थे। कुछ ना कुछ सब जगह पे उनकी जो भी है वो रूल्स रेगुलेशन चलते थे। हालांकि रूल्स रेगुलेशन को नहीं, पर उन्होंने बोल दिया तो वो फिर रूल्स बन जाता है। ऐसा होता था, बराबर है। मतलब कि जो पावरफुल है, जो स्ट्रोंगर है, वो वीक लोगों पे राज करते थे। इस तरीके से कुछ ट्रांजेक्शन चलते थे, कुछ एक्टिविटीज हो रही थी। पावरफुल किंग एस्टैब्लिश द किंगडम्स एंड दोज किंग्स हियर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड डिलीवर जस्टिस एज दे थॉट फिट। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि पहले के ज़माने की, बहुत पुराने समय की बात है। पावरफुल किंग्स जो पावरफुल होते हैं वो अपना खुद का किंगडम बनाते और अपने रूल्स बनाते थे, अपने पॉलिसीज बनाते थे और फिर वो जस्टिस करते थे इस हिसाब से। किंग्स टू मेंटेन देयर किंगडम एंड टू ऑब्टेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल स्टार्टेड टू टेक स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड कंस्ट्रक्टेड इथिक्स अकॉर्डिंग टू कस्टम्स। फिर क्या हुआ? तो फिर ये जो किंग्स है उन्होंने अपना पब्लिक को अपने पे विश्वास होने उसके लिए उन्होंने उनके वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे फिर वो एक ट्रेडिशन होता गया। दिस एंड ट्रेडिशन प्रिवेलिंग एट द टाइम, इथिक्स टुक द फॉर्म ऑफ लॉ विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये एक धीरे धीरे ट्रेडिशन बन गया और फिर ये इथिक्स जो भी पॉलिसीज जो भी हुई वो एक लॉ बन के रहेगी, मतलब एक कायदा बन गया। ठीक है,
तो इस तरीके से कुछ लॉ का ओरिजिन हुआ। ज़रूरत नहीं थी, धीरे 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 करके वो जैसे जैसे लोगों के हैबिट्स वगैरह वो चेंज होते गए, उनके विचारों में जो बदलाव आया उस हिसाब से फिर इस तरीके से धीरे धीरे बिजनेसेस के अंदर या ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर ये लॉ की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब जैसे कि लॉ की शुरुआत किस तरीके से उसका ब्रीफ में हमने देखा, तो अब हमें देखते हैं कि लॉ क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज ऑर्डर एंड द रिजल्ट ऑफ ऑर्डर इज दैट men are unable to look ahead with some sort of security as to the future. The object of law is order. मतलब लॉ का एक ऑब्जेक्ट जो मेन होता है वो होता है ऑर्डर। मतलब उसको कुछ भी रूल्स या कुछ भी पॉलिसी कुछ भी बनाना है तो बाय ऑर्डर उसको वो पब्लिक पे अप्लाई करना होता है, बराबर। पर उसका रिजल्ट एंड द रिजल्ट ऑफ ऑर्डर, वो ऑर्डर का रिजल्ट जो होता है वो रिजल्ट है वो कुछ सिक्योरिटी एज द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए वो सिक्योरिटी बन जाए, इस तरीके से उसका रिजल्ट होना चाहिए। कुछ भी कैसे भी ऑर्डर दे सकते नहीं है। ठीक है, ये कुछ अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन जो दी उसके बारे में हम देखते हैं। लॉ इज अ रूल, कोई बोलता है वो ऑर्डर है, कोई कहता है वो रूल है। लॉ इज अ रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स्ड बाय द सोवेरियन पॉलिटिकल अथॉरिटी। लॉ एक रूल है जो एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स, जो लोगों का जो एक्शन होती है, जो एक्टिविटीज होती है बाय द सोवेरियन पॉलिटिकल अथॉरिटी, एक अथॉरिटी डिसाइड करती है, ऐसा कुछ रूल है, उसको बोलते हैं हम लॉ। लॉ ब्रिंग सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो लॉ जो है वो ब्रिंग सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट, एंड इन इट्स एब्सेंस देयर अराइज कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स विच इज हार्मफुल जनरली टू सोसाइटी एंड पर्टिकुलरली टू द इंडिविजुअल। मतलब कि लॉ है जो वो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट लाने का काम करती है इन ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट। ह्यूमन बिहेवियर और कंडक्ट के अंदर कभी ना कभी क्या होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग है तो कुछ ना कुछ कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है, तो लॉ जो है वो ऐसी चीज़ों से सोसाइटी को बचाने का काम करता है। ठीक है, अब ये हो गया मीनिंग लॉ यानी कि कायदा क्या होता है वो। अब देखते हैं मर्केंटाइल लॉ क्या होता है। तो मर्केंटाइल लॉ मतलब होता है द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री enacts law for the trade matter for the development of countries, business and countries simultaneously। हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको उनके देश में ट्रेड और इकोनॉमिक किस तरीके से यूनिफॉर्मली चले उसके लिए कुछ कायदे बनाए हैं, वो होते हैं मर्केंटाइल लॉज। वो अपने देश में भी लागू होते हैं और वो एक देश से दूसरे देश के साथ भी कोई ट्रांजैक्शन करे तो वहाँ पे भी हमें उसकी प्रोविजंस उसके रूल्स फॉलो कर रहे रहते हैं। इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर, ये तो हमें पता है कि इंडिया का जो पहले जो सत्ता थी वो ब्रिटिशर की थी। दे एनेक्टेड मर्केंटाइल लॉज कंसिडर द कस्टम ट्रेडिशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम अमंग बिजनेसमैन। तो उनके टाइम पे उन लोगों ने कस्टम ट्रेडिशन और बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए कई सारे लॉज अप्लाई किए थे, बराबर है। इन द बिगिनिंग दिस लॉज वेर अनरिटन बट देयर आफ्टर दे वेर सैंक्शनड बाय द वेरियस जजमेंट्स एंड दे गोट अ रिटर्न फॉर्म। शुरू में तो इसका कोई पालन नहीं करता था और कुछ उसमें बिलीव भी नहीं करते थे, बट देयरफॉर ये जो लॉ है वो धीरे धीरे सैंक्शन हो गए कुछ जजमेंट के बाद। उस लॉ के हिसाब से कुछ जजमेंट हुए, कुछ केसेस हुए, फिर उसमें से जजमेंट निकला कि भाई ये नतीजा आया, उसका कुछ रिजल्ट मिला तो जस्टिस मिला, तो फिर उस जजमेंट के बिहाफ पे उस पर डिपेंड रह के ये जो है फिर वो रिटर्न फॉर्म में आया। इन इंडिया mercantile laws are enacted by the legislature in the absence of the enacted law for a particular subject in a given case. Still today we consider provisions of English law। मर्केंटाइल लॉ के बारे में इंडिया में बताया जाए तो ऐसा है कि जो एनेक्टेड वो लॉ अप्लाई और इम्प्लीमेंट करते हैं लेजिस्लेचर द्वारा, बट कानूनी कार्यवाही उसकी होती है उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एनेक्टेड लॉ, ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, तो इस हिसाब से
कोई भी इन अ गिवन केस टिल टुडे वी कंसिडर प्रोविजन ऑफ इंग्लिश लॉ, मतलब अभी भी हम कुछ इंग्लिश लॉज की जो प्रोविजन है उसी को फॉलो करते हैं फॉर मर्केंटाइल लॉ. Mercantile law is a that branch of law which has relation to right and duties which originate from person carrying business. मतलब मर्केंटाइल लॉ जो है वो पर्टिकुलर फॉर बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए है. अभी ऐसा कुछ है नहीं हमारे लेजिस्लेचर में, तो अभी भी हम वो पुराने इंग्लिश लॉ के जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो कर आ रहे हैं. मर्केंटाइल लॉ मेनली इंक्लूड सेल ऑफ गुड एक्ट्स. अब इसके अंदर अलग अलग से एक्ट है, बट कोई सब मिला के कोई एक्ट एक ऐसा नहीं है. तो कुछ एक्ट ऐसे हैं, जो कुछ लॉ ऐसे हैं जिसको हम मर्केंटाइल लॉ मानते हैं. तो मर्केंटाइल लॉ मेनली इंक्लूड्स गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब गुड्स सेल करने के लिए क्या क्या रूल्स कंडीशन है, टर्म कंडीशन है वो. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब वो चेक या कुछ ऐसे किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, उसका एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप एक्ट. कंपनीज एक्ट, कंपनी फॉर्म में बिजनेस के लिए कंपनी फॉर्म, कंपनी एक्ट. टैक्सेशन लॉज, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लॉज. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कस्टमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एसोसिएटेड विद द ट्रेड एक्टिविटीज. तो ये सारे जो लॉ है वो एसोसिएटेड विद ट्रेड एक्टिविटीज है, तो इन सबको हम मर्केंटाइल लॉ कह सकते हैं. इसमें ऐसा भी कहा जाता है और ये है कि भाई ये जो एक्ट है ना वो एक्ट ओनली फॉर बिजनेसेस के लिए या बिजनेस पर्पज से ही नहीं है, इसको हम नॉर्मल सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है. मतलब ये जो लॉ है वो हमारी कंट्री का और ऑल पीपल्स पे अप्लाई होता है, ऑल पब्लिक ऑफ द इंडियन, मतलब इंडियन सिटीजन्स पे सब पे ये अप्लाई होता है. इट शुड बी नोटेड दैट दिस मर्केंटाइल लॉज अप्लाइज नॉट ओनली टू ट्रेडर्स बट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. अब आप कोई लॉ का इग्नोरेंस करते हो तो वो एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा. दैट इज वाई ऑल सिटीजन शुड नो लॉ ऑफ देयर ओन कंट्री. मतलब कि ये तो जनरल रूल है कि भाई आप कोई भी कायदा का आप उल्लंघन कर सकते नहीं हो. तो हर एक सिटीजन की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई वो अपनी खुद की कंट्री का जो भी लॉ है उसके बारे में उसको डिटेल में स्टडी होनी चाहिए, डिटेल में जानकारी होनी चाहिए. किस तरीके से मर्केंटाइल लॉ का ओरिजिन मतलब उद्भव होता है वो देखते हैं. तो सबसे पहले बिल पास्ड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बिकम लॉ. कोई भी लॉ हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसको पास करना है, तो सबसे पहले उसका बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास करना. तो बिल मतलब वो एक्ट जो बनाया हुआ है वो पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है. जैसे द कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन एक्ट, ये सारे लॉ जो है वो इसी तरीके से उसका उद्भव हुआ है. मर्केंटाइल लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, custom and tradition prevailing in mercantile law world and society which are in practice continuously. कुछ इंग्लिश लॉ भी है जो अभी भी हम यूज करते हैं, अभी भी वो चालू है. क्लियरली विच आर जस्ट, विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड विच आर नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. जो कुछ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं है, ऐसे कुछ इंग्लिश लॉज भी अभी तक हमारे यहाँ पे भी अप्लाई हम कर रहे हैं. कोर्ट जजमेंट विच एस्टेब्लिश सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. अब ये लॉ जो है उसके हिसाब से कोर्ट के अंदर कुछ केसेस बनते हैं तो उसमें कुछ जजमेंट निकल के आते हैं, तो वो जजमेंट भी कभी ना कभी कोई प्रिंसिपल बन जाता है. मतलब वो जजमेंट के हिसाब से कोई लॉ के अंदर चेंजेस आया, कुछ हुआ, तो वो भी एक एक्ट की प्रोविजन हो जाती है. आफ्टर सीइंग द बैकग्राउंड ऑफ लॉ इन जनरल एंड मर्केंटाइल लॉ विच विल स्टडी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बिफोर स्टडिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी विल स्टडी व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉ के बारे में, तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. हमने जितने भी एक्ट के यहाँ पे नाम बोले वो सारे नाम जो है वो सब मर्केंटाइल लॉ के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे. बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से अप्लाई हुआ है और सबसे पहले अप्लाई हुआ 1 सितंबर 1872. दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया.
इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होता है। प्रायर टू दिस एक्ट, ये पहले जब नहीं था एक्ट तो उसकी पहले कॉमन लॉ वॉज अप्लाइड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता विथ नेसेसरी अमेंडमेंट्स। A bill was moved in 1866 for this act, and then 1872 वो एग्जिस्टेंस में आया। बिल उसका पास हुआ था 1866 में, फिर वो 1872 में पास हुआ। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू प्रायर 1/9/1872। ये एक्ट जब नहीं था उसके पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उस पे अंदर ये एक्ट लागू होता नहीं। ये तो सिंबल था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का एक जो किस तरीके से बना। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझने से पहले हमें समझनी पड़ेगी पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट सेक्शन 2E में यहाँ पे दिया है, और हर एक जो एक्ट होता है ना उसकी सेक्शन 2 जो होती है वो डेफिनेशन की सेक्शन होती है। मतलब कि ये एक के अंदर जितने भी टर्म हम यूज़ करते हैं, जितने भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसकी पूरी डेफिनेशन जो होती है वो सेक्शन 2 में दी जाती है। एक्ट जो होता है, कोई भी लॉ जो होता है, उसके अलग अलग से सेक्शन बनते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 उस तरीके से, और उसमें अलग अलग से रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजंस बताए जाते हैं। तो वैसे सेक्शन 2 जो होती है हर एक लॉ की, उसमें डेफिनेशन दी जाती है जो उस लॉ के अंदर जितने भी टर्म्स यूज होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे एग्रीमेंट की एक डेफिनेशन दी है सेक्शन 2E में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस का मतलब होता है हमने किसी को कुछ वचन दिया, प्रॉमिस दिया, वो होता है प्रॉमिस। प्रोमिसेस एक से ज्यादा दी, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दो पार्टीज होती है उसी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, मतलब जो प्रोमिसेस होती है वो कुछ कंसिडरेशन के का भी वो उसमें होना चाहिए, फिर वो हो जाते हैं एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कैसे बनता है? तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। सबसे पहले प्रपोजल का मीनिंग समझते हैं। प्रपोजल का मीनिंग होता है कि दो पर्सन के बीच में कुछ भी कम्युनिकेशन होता है तो उसमें से एक पार्टी जो होती है वो दूसरी पार्टी को कुछ प्रपोजल देती है, मतलब ऑफर देती है प्रपोजल। वो सामने वाला जब एक्सेप्ट करता है उसके प्रपोजल को, फिर बनता है वो एग्रीमेंट। मतलब कि प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कुछ ऐसे ही प्रॉमिस नहीं, पर उसमें कंसिडरेशन भी कुछ होना चाहिए, बराबर है। एग्रीमेंट इज ऑफ 5 टाइप्स, 5 टाइप की अलग अलग एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट के बारे में देखा कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब 5 टाइप की जो एग्रीमेंट होती है क्या होती है? लीगल एग्रीमेंट। फर्स्ट होती है लीगल एग्रीमेंट, सच एन एग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स एज पर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड विच सेटिस्फाइज ऑल लीगल रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसा एग्रीमेंट कि जो लीगल हम लॉफुल होता है और लीगल उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर सके, लीगल एनफोर्स कर सके। अगर कोई पार्टी जो वो अपनी प्रॉमिस मतलब तोड़ देती है या अपना जो भी एग्रीमेंट किया उसमें से वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो फुलफिल नहीं करते, तो बाय लॉ हम उसको करवा सकते हैं। ऐसी एग्रीमेंट जो होते हैं उसको बोलते हैं लीगल एग्रीमेंट। अब वॉइड, एक वॉइड वर्ड जी बड़ा लॉफुल, एक लॉ का एक वर्ड है, आपको याद रखना है, लॉ एग्रीमेंट। लॉ एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? हैज नो लीगल फोर्स। वॉइड एग्रीमेंट ऐसा होता है उसको हम लीगल बाय लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लीगल, इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट। कोई राइट, कोई हक इसमें मिलता नहीं है। वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? तो गिव्स ऑप्शन टू द पार्टी टू रिफ्यूज टू एनफोर्स। वॉइडेबल एग्रीमेंट ये होता है कि वो बाय लॉ हम उसको एनफोर्स कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनेबल है। आपको अगर करना है तो, नहीं करना है तो आप वहां से भी रिफ्यूज कर सकते हो। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और द अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो दो पार्टीज है उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है उसी में से कोई एक या दोनों के पास ऑप्शन नहीं कि वो लॉफुल एनफोर्समेंट करवाए या फिर रिफ्यूज कर दे, ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट। Unforceable agreement, such an agreement which is right in other respect but because of any rule of law it become unforceable, defective negotiable instrument। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक ऐसी एग्रीमेंट विच इज राइट इन अदर रिस्पेक्ट
बट बिकॉज ऑफ एनी रूल ऑफ लॉ, कोई लॉ के रूल के हिसाब से इट बिकम अनफोर्सेबल, उसको हम फोर्सेबल लीगल नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट, तो ऐसी कुछ एग्रीमेंट होती है उसको बोलते हैं अनफोर्सेबल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट। सच एन एग्रीमेंट वेयर द इंटेंशन इज नॉट लीगल, सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। वो इलीगली है, मतलब कि लीगल प्रोसेस थ्रू एग्रीमेंट किया नहीं है, यानी कि उसका इंटेंशन जो है वो कुछ लीगल नहीं है, तो ऐसी एग्रीमेंट होती है उसको बोलते हैं इलीगल। जैसे एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल लीकर इन एन इलीगल एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ गुजरात। अब गुजरात में हम लीकर अल्कोहल का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो इलीगल है, क्योंकि वो गुजरात के अंदर लीकर जो है वो उसका ट्रेडिंग के बारे में वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो लीगल है ही नहीं, तो उसका एग्रीमेंट करेंगे तो वो ऑब्वियसली इलीगल होगा। द एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ड्यूटी एंड विच कैन बी एनफोर्स बाय लॉ कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, जो एग्रीमेंट हो वो एग्रीमेंट लीगल ड्यूटी बनती है और उसको एनफोर्स बाय लॉ कर सकते हैं, तो वो बनता है फिर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सबसे पहले होता है प्रपोजल, प्रपोजल के बाद होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद वो बनता है पहले एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो होता है वो लीगल होता हो, लीगल एग्रीमेंट हो और उसको एनफोर्सेबल कर सकते हैं बाय लॉ, तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू एन इमिनेंट लीगल एक्सपर्ट सर विलियम एंसन ने एक डेफिनेशन दी है। A legal contract is an agreement between two or more individuals under which one party gets right to get some legal enforceable act performed by another party। उन्होंने बताया कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच, अंडर विच वन पार्टी, इसमें से कोई एक पार्टी गेट राइट टू गेट सम लीगल एनफोर्सेबल एक्ट परफॉर्म्स बाय अनदर पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे लीगल एनफोर्सेबल कर सके ऐसा राइट उसको मिलता है, तभी वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर एंड प्रोमिसेस एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जितनी भी एग्रीमेंट्स है और प्रोमिसेस जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें क्या डेफिनेशन दी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन दी है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रोमिस इंक्लूड नहीं है, ओनली एग्रीमेंट। प्रॉमिस अलग है, एग्रीमेंट अलग है। तो एग्रीमेंट क्या कब कैसे बनता है, एग्रीमेंट के लिए पहले क्या होना चाहिए, उसका एक एलिमेंट है वो है प्रपोजल। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई प्रपोजल किया और दूसरी जो पार्टी है उसने वो एक्सेप्ट किया। अब विदाउट एक्सेप्टेंस प्रपोजल रिफ्यूज, प्रपोजल है ही नहीं। अब नॉर्मल सी कुछ प्रॉमिस कर ली एक दूसरे ने मिलके, तो वो एग्रीमेंट है ही नहीं, बराबर। जब ऐसी कोई प्रोमिस होती है जिसपे एक जो दोनों पार्टी या दो से ज्यादा कोई पार्टी है वो बाय लीगल रिलेशन से वो जुड़ जाती है, तब वो होती है एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट जो है उसको एनफोर्सेबल कर सकते हैं बाय लॉ, तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए सिंपल डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट इज एन अंडर अकॉर्डिंग टू द एक्ट। एक्ट के अंदर एग्रीमेंट का ये डेफिनेशन दिया है, देखो, एन एग्रीमेंट इज सेड टू हैव बीन मेड व्हेन अ प्रपोजल बाय वन पार्टी टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इज एक्सेप्टेड बाय अनदर पार्टी। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई कुछ करने के लिए बोलता है या कुछ नहीं करने के लिए बोलता है, और ये दोनों के बीच कुछ ऐसी कंडीशन होती है और एक्सेप्टेंस और प्रपोजल होता है, तब उसको हम एग्रीमेंट मानते हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ मेनी एग्रीमेंट्स आर मेड बट ऑल ऑफ देम डू नॉट नेसेसरली रिजल्ट इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सब जो एग्रीमेंट होती है सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बहुत सारी एग्रीमेंट्स होती रहती है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर एनफोर्स्ड बाय लॉ इज बिकम ओनली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट्स के अभी भी एलिमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज क्या होती है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नए टॉपिक के साथ।
Thank you and have a good day.